अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पार्लियामेंट के बजट सेशन का आज 14वां दिन था। सेशन शुरू होते ही दोनों ऐवानों में कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों ने जमकर हंगामा किया। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग को लेकर अपोजिशन अड़ा हुआ है। कांग्रेस के एमपीज ने आज भी ब्लैक प्रोटेस्ट किया। उन्हें कल ही इसके अहकाम दिए गए थे। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे तक मुलतवी की गई। 2 बजे कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा। इस पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई को जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। 13 मार्च को शुरू हुआ पार्लियामेंट का बजट सेशन 6 अप्रैल यानी जुमेरात को खत्म हो जाएगा। अब तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में हंगामे के अलावा बहुत कम वक्त ही काम हो पाया है। पिछले 13 इजलासों में लोकसभा राज्यसभा अडानी हिंडनबर्ग मामले पर जेपीसी की मांग और राहुल गांधी की रुकनीयत रद्द करने को लेकर हंगामे की नजर चढ़ गया। नंबर 9 श्री परसोत्तम रूपाला जी। Madam, with your permission, I leave to introduce the bill, namely the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023 to further amend the Coastal Aquaculture Authority Act 2005. विधेयक का प्रस्तावना। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Adhyaksh Mahodaya, I hereby introduce the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023 in the House. जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपना मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। कृपया आप लोग अपने सीट पर बैठा जाए। हाउस को चलने दिया जाए। प्लीज आप लोग अपने अपने सीट पर बैठा जाए। प्लीज बैठा जाए। प्लीज बैठा जाए। बैठा जाए। कृपया आप लोग अपने सीट पर बैठा जाए। हाउस चलने दिया जाए। कृपया हाउस चलने दिया जाए। And treachery of some of our own people, but this much is certain that the parties placed creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably lost forever. This eventuality we must resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood. Unquote. After bestowing earnest consideration on this momentous aspect, I am of the firm view that there can be no issue or individual beyond the purview of discussion in the Rajya Sabha, and the same is exclusively subject to regulation by the House and Chairman. The two precedents relied upon by the Honorable Leader of the Opposition have no bearing on the issue being determined herein. Further, the authenticated record made available by the Leader of the House, Shri Piyush Goyal, bears out that his demand of apology on the overseas statement made by a senior leader of the opposition is factually premised and does not graduate to making allegations of a defamatory or incriminatory nature. The documentation submitted by Leader of the House as per directive bears out his assertions imparted in Rajya Sabha on March 13, 2023, same being in consonance with facts
In view of the categorical and unconstitutional prescriptions, I cannot persuade myself to sustain the point of order raised by the Honorable Leader of Opposition, Shri Mallikarjun Kharge, and the same is hereby declined. कांग्रेस कायद राहुल गांधी सरकारी बंगला छोड़ने के बाद अपनी वालदा सोनिया गांधी के घर 10 जन पर शिफ्ट हो रहे हैं। उनका सामान शिफ्ट किया जा रहा है, वो जल्द ही वहां रहने लगेंगे। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने डिफेमेशन केस में उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि कुछ ही देर में उन्हें जमानत भी दे दी गई थी। इसके अगले दिन राहुल की लोकसभा रुकनीयत रद्द कर दी गई, जिसके बाद 27 मार्च को उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। नोटिस मिलने के बाद राहुल ने कहा था कि सरकारी बंगले से उनकी कई अच्छी यादें जुड़ी हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब उन्हें अपने या सोनिया के बंगले में शिफ्ट होने की तजवीज़ दी थी। राहुल को 27 मार्च को लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 12 तुगलक रोड का सरकारी मकान खाली करने का नोटिस भेजा था। बंगला खाली करने के लिए 24 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। नोटिस मिलने के अगले दिन राहुल गांधी ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहित रंजन को एक लेटर लिखा था और अपने जवाब में लिखा था कि मैं 4 बार लोकसभा का एमपी चुना गया। ये लोगों का जनादेश है जिसके लिए मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं नोटिस में दिए गए अहकाम पर अमल करूंगा। एनसीईआरटी ने सिलेबस में बदलाव का फैसला करते हुए कई अहम मज़ामीन बशमूल मुगलिया सल्तनत की तारीख को हदफ करने का फैसला किया। इस पर कांग्रेस ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप सच्चाई को किताबों में बदल सकते हैं लेकिन देश की तारीख को नहीं बदल सकते। आरएसएस बीजेपी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कितनी भी कोशिश कर लें तारीख मिटने वाली नहीं है। वहीं कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि गॉडसे की सच्चाई, आरएसएस बैन, गुजरात दंगे, एनसीईआरटी की किताबों से इन्हें हटा दिया गया है। बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाएगा। मोदी जी तारीख बदला नहीं बनाई जाती है और तारीख आपको अडानी के काले कारनामों के लिए याद रखेगी। देखो, आप टेक्स्ट बुक में बदल सकते हो लेकिन देश के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। और एक कोशिश पूरी आरएसएस की और बीजेपी सरकार की है, इसीलिए वो कितने भी कोशिश करने दो, इतिहास तो मिटने वाला नहीं है। बुक में एक अलग लिखेगा, दूसरा अलग लिखेगा, सिलेबस चेंज होते जाते हैं लेकिन हिस्ट्री बदलती है। देखो, आप टेक्स्ट बुक महात्मा गांधी की इस देश के आजादी के आंदोलन में क्या भूमिका थी, और सबसे कारगर भूमिका ये थी कि उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता के लिए संघर्ष किया और उसी के चलते एक सिरफिरे ने, आरएसएस से प्रेरित एक सिरफिरे ने गोलियां दागकर उनकी जान ली। नाथूराम गोडसे उसका नाम था, आरएसएस से उसके संबंध थे और इसके बाद लौह पुरुष सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन करने का काम किया। गुजरात में 2002 में दंगे हुए, उस दंगे में लोगों की जान गई। यह देश आंदोलन का देश है। हमारी नींव आजादी के आंदोलन पर रखी है। आंदोलन इस देश में क्रांति लाते हैं। ये सारी बातें, चाहे महात्मा गांधी का रोल हो, चाहे उनकी हत्या की बात हो, नाथूराम गोडसे की असलियत की बात हो, आरएसएस को बैन करने की बात हो, गुजरात के दंगों की बात हो, अब ये सारी बातें इस देश के बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएंगी क्योंकि एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम से ही इन चीजों को निकाल दिया है। पहले मुगलों को गायब किया, फिर निराला और पंत जैसे कवियों को गायब किया और अब गांधी को ही गायब करने पर ये तो गए क्योंकि एक नया इतिहास रचना चाहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है ना मोदी जी कि इतिहास बदला नहीं जाता है, इतिहास बनाया जाता है। इतिहास एक साफ दिल और मजबूत इरादों से बनाया जाता है, कंक्रीट की इमारतों से नहीं। कभी तो इतिहास बनाने की भी बात करिए क्योंकि एक अकाट्य सत्य यह है कि आपको इतिहास बड़े बुरे तरीके से याद करेगा।
आपको इतिहास किसानों की शहादत के लिए, आपको इतिहास लोकतंत्र के दमन के लिए, आपको इतिहास सदन को की तौहीन करने के लिए, आपको इतिहास सांसदों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, आपको इतिहास कोरोना में बहती लाशों के लिए, आपको इतिहास बेरोजगारी के लिए, आपको इतिहास महंगाई के लिए, आपको इतिहास अडानी के काले कर्मों के लिए याद कीजिएगा करेगा। और इसीलिए इतिहास बदलने की कोशिश बंद कर दीजिए, इतिहास सही बनाने का संकल्प कीजिए। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने साबिक कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद की एक हाल ही में ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। इसको लेकर आज पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब आज़ाद जी ने पार्टी छोड़ी थी तो एक रिमार्क किया था कि मैं आज़ाद हो गया। पिछले 2 दिनों से इनकी बातें सुनकर हमें भरोसा हो गया है कि आप आज़ाद नहीं गुलाम हो गए हैं। के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ 50 साल से जो आदमी लड़ रहा हो, आज उसी नजरिए का ताबेदार बन जाए तो अफसोस सबको होता है। ना केवल हमें हो रहा है, अफसोस आज उनको भी हो रहा है जिनकी वो खिलाफत करते थे। जो हमारे नहीं हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। आज जो अब वो बादशाह सलामत की शान में कसीदे पढ़ते हैं तो हंसी आती। जिसको खुदा माना था हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, वो बुत मिट्टी का भी नहीं निकला। हम जानना चाहते हैं साहब आपसे कि आपको रात को नींद कैसे आती हो, सुबह आईना कैसे देखते होगे और दिन भर अपनी सोहबत में खुद कैसे गुजार लेते हो। ख्याल तो आता होगा और वो ख्याल सताता भी होगा कि जिस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा नेता बनाया, ऐसे ऐसे पद दिए कि वो एक कद्दावर नेता की श्रेणी में आ जाए, आज वो उसी पार्टी को कोस रहे हैं। बुरा लगता होगा, उन्हें भी बुरा लगता होगा, हमें पूरा भरोसा है उन्हें बुरा लगता होगा। आप सबने बचपन में एनसीईआरटी या जो भी पढ़ा होगा, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की वो कहानी जरूर पढ़ी होगी। हार की जीत नाम था कहानी का, बचपन में मैंने पढ़ी थी, कोर्स बुक्स में होती थी। कैसे डाकू खड़क सिंह दीनहीन अवस्था में भेष बदल के अपाहिज का भेष बनाकर सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और बाबा भारती अपने प्रिय घोड़े सुल्तान पर सैर करने निकले हुए थे। डाकू खड़क सिंह ने उनको गुहार लगाई कि रुकिए, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे वैद्य तक ले जाइए। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह को घोड़े पर बैठाया और कांग्रेस ने कहा कि चीनी दरअंदाजी के सिलसिले में हालात साफ नहीं है और इस बारे में पार्लियामेंट में मुसलसिल सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन चीन से मुताल्लिक किसी भी सवाल का जवाब देने को हुकूमत तैयार नहीं है। इसलिए इस बारे में इत्तला देने के लिए कुल जमाती मीटिंग की जानी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान मनीष तिवारी ने चाशमे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन के साथ गुज़िश्ता 3 साल से असल कंट्रोल लाइन पर मुसलसिल सरहद पर तनाज़ा चल रहा है और असल सूरत हाल क्या है इसकी किसी को इत्तला नहीं है। इसलिए हुकूमत को तमाम हिज़्ब खिलाफ जमातों को बुलाकर इस बारे में तफसीली मालूमात अपोजिशन की आला क़यादत को फराहम करनी चाहिए। वहां पे एक पेपर प्रस्तुत किया जाता है। जो एसएसपी लद्दाख हैं उनकी तरफ से उस डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंस में आपके बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर सिक्योरिटी इश्यूज पर्टेनिंग टू अनफेंस्ड बॉर्डर, उस पेपर का नाम है, वो प्रस्तुत किया जाता है। और मैं उसका एक पैरा सिर्फ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये अधिकृत तौर से जो उस इलाके की एसएसपी हैं, ये उनकी तरफ से औपचारिक तौर पर जो शीर्ष स्तर की पुलिस की कॉन्फ्रेंस है उसमें ये पेपर रखा गया। उसमें ये लिखा गया है कि प्रेजेंटली देयर आर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम कोराकोरम,
passed to Chumar, which are to be patrolled regularly by the Indian security forces. Out of these 65 patrolling points, our presence is lost in 26 patrolling points, that is patrolling points number 5 to 17, 24 to 32, 37, 51, 52, and 62, due to restrictive or no patrolling by the Indian security forces. Later on, China forces us to accept the fact that as such, areas have not seen the presence of the ISF or civilians since long. The Chinese were present in these areas. This leads to a shift in the border under control of the Indian security forces towards the Indian side, and a buffer zone is created in all such pockets, which ultimately leads to a loss of control over these areas by India. This tactic of PLA to grab land inch by inch is known as salami slicing. अब ये किसी विपक्ष के सांसद या नेता का आरोप नहीं है, ये एक जिम्मेवार पुलिस अधिकारी जो उस इलाके में तैनात है, वहां की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके पास है, उन्होंने अधिकृत तौर पर ये बात एक लिखित रूप में डीजीपी और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस के सामने रखी। तो ये बात एक विरोधाभास है। या तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो सही है कि भारत की सरजमीन में कोई घुसपैठ नहीं हुई, या ये जो कागज, ये जो पेपर अधिकृत तौर से, औपचारिक तौर से पेश किया गया है, ये पेपर सही है, क्योंकि यही वो 2000 किलोमीटर है जिसके बारे में निरंतर और लगातार ये बात उठती आई है कि ये 2000 किलोमीटर जो भारत की सरजमीन है, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के फराइज की याद दहानी कराते हुए मरकज को आईना दिखाया है। अदालत उस्मा ने चारशंबे के रोज मलयालम जबान के न्यूज चैनल मीडिया वन के मामले की समाअत करते हुए कहा कि मीडिया का फर्ज है कि वो हुक्काम से सवाल करे और लोगों के सामने सच्चाई लाए। दरिया असना मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बोलते हैं वो मुल्क दुश्मन नहीं है। अदालत ने कहा कि अचानक और गैर मुतवक्को तौर पर कौमी सलामती का हवाला नहीं दिया जा सकता, इसके पीछे ठोस हकायक होने चाहिए। मीडिया को मशवरा देते हुए अदालत ने कहा कि जमहूरियत को मजबूत रखने के लिए प्रेस का फर्ज है कि वो हुकूमत के मुंह पर सच बोले और लोगों को तल्ख सच्चाई से आगाह करे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच ने कहा कि मीडिया तंजीमों की तनकीद को हुकूमत मुखालिफ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने गैर मुतवक्को तौर पर कौमी सलामती का हवाला देने पर मरकजी हुकूमत की सरजनीश भी की। बेंच ने मीडिया वन को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मरकजी हुकूमत के इनकार के फैसले को कलअदब करार देते हुए कहा कि यह प्रेस का हक है कि वह हुकूमत के मुंह पर सच बोले और लोगों को सही हकायक से आगाह करे। हुकूमत ठोस बुनियादों के बगैर गैर मुतवक्को अंदाज में कौमी सलामती का हवाला नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की आज़ादी जमहूरियत की मजबूती के लिए अहम है। मीडिया का किरदार जमहूरी माशरे में अहम है क्योंकि यह हुकूमत के कामकाज पर रोशनी डालता है। प्रेस का फर्ज है कि वह हुकूमत के मुंह पर सच बोले और आवाम को सख्त सच्चाई से आगाह करते रहे ताकि लोग अपने ऑप्शंस का इंतखाब कर सकें, जिसकी बदौलत जमहूरियत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ेगी। बेंच ने मुशाहिदा किया कि समाजी व इक़्तिसादी मसाइल से लेकर सियासी नजरियात तक यकसा नुक्ते नज़र जमहूरियत को संगीन खतरे में डाल देगा। हुकूमत की पॉलिसियों पर मीडिया वन की तनकीदी नुक्ते नज़र को हुकूमत की मुखालिफत नहीं कहा जा सकता। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल खुद जाहिर करता है कि प्रेस से हुकूमत की हिमायत की तवक्को की जाती है। बेंच ने मुशाहिदा किया कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात का एक मीडिया चैनल को इसके नुक्ते नज़र की बुनियाद पर सिक्योरिटी क्लियरेंस से इनकार करना आज़ादी इज़हार और ख़ास तौर पर प्रेस की आज़ादी पर खदेगुन लगाता है, जबकि चैनल को उस नुक्ते नज़र को अपनाने का आईनी हक हासिल है।
कांग्रेस समेत 14 अपोजिशन पार्टियों ने सीबीआई और ईडी जैसी मरकजी जांच एजेंसियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करने का फैसला सुना दिया। अदालत उस्मा का यह फैसला अपोजिशन पार्टियों के लिए इंतहाई बुरी खबर है। सीबीआई और ईडी के खिलाफ अर्जी अपोजिशन पार्टियों की तरफ से गुज़िश्ता माह सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए दाखिल की गई थी। इसमें इल्जाम आयद किया गया था कि गुज़िश्ता कुछ सालों में सीबीआई और ईडी के जरिए दायर मामलों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। करीबी मामलों पर गौर किया जाता है सीबीआई और ईडी के 95% मामले अपोजिशन पार्टियों के कायदीन के खिलाफ थे। इसी को पेश नजर रखते हुए अपोजिशन पार्टियों ने मुस्तकबिल के लिए गाइडलाइंस का मुतालबा अदालत से किया था। अर्जी पर समाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली 3 जजों की बेंच ने की। इस बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल थे। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि खुसूसी मामले की दलीलों के बगैर जनरल गाइडलाइंस मुकर्रर करना मुमकिन नहीं है। मुल्क की कई रियासतों में रामनवमी पर तशद्दुद के बाद वजारत दाखिला ने 4 शुमे को सभी रियासतों के लिए एडवाइजरी जारी की है। वजारत ने कहा कि हनुमान जयंती पर अमन बने रहे, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का इंतजाम बेहतर बनाना चाहिए। हर ऐसी चीज पर नजर रखें जिससे एक फिरकावाराना माहौल बिगड़ने का अंदेशा हो। हनुमान जयंती 6 अप्रैल को है। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी मंगल को बंगाल हुकूमत को इसी सिलसिले में अहकाम दिए हैं। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के एक वफद ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से देर रात गए मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर बहस की गई। वफद की क़यादत मुमताज़ आलिम-ए-दीन मौलाना महमूद मदनी कर रहे थे। मौलाना मदनी के अलावा वफद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कमाल फारूकी, नियाज फारूकी और प्रोफेसर अख्तरुल वासिद शामिल थे। वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात में रामनवमी के मौके पर मगरबी बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में हुए तशद्दुद और बिहार के नालंदा में मदरसे को नजर आतिश करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ ही हमजिन्स शादी और यकसान सिविल कोड पर भी बात हुई। मुस्लिम वफद ने अमित शाह को मुसलमानों से मुतालिक मसाइल के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी दिया। मुलाकात के दौरान हरियाणा में जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने पर भी बात हुई। इसके साथ ही मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने भी बीजेपी कायदीन के बयान को लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अक्सर हुकूमत की खामोशी से मुसलमानों को तकलीफ होती है। वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि लिंचिंग और नफरत अंगेज तकारीर जैसे मामलात पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफद ने कर्नाटका में पसमानदा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन के खात्मे पर भी तशवीश का इजहार किया। मजहबी रहनुमाओं ने यकसान सिविल कोड के बारे में अमित शाह का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। हालांकि वज़ीर दाखिला ने फिलहाल इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रामनवमी के मौके पर नालंदा के बिहार शरीफ और सासाराम में हुए तशद्दुद को लेकर एक बार फिर मरकजी हुकूमत और बीजेपी को बराह रास्त निशाना बनाया। नीतीश ने फिर कहा कि गड़बड़ी करने की कोशिश की गई। इंतजामी नाकामी से इनकार करते हुए नीतीश ने कहा कि विफाकी निज़ाम में वज़ीर दाखिला अमित शाह का तर्ज अमल बेहतर नहीं है। मैं उनके इल्ज़ामात का इदराक नहीं करता, लेकिन जिन लोगों ने बिहार का माहौल ख़राब करने की कोशिश की उनकी तहकीकात की जा रही है। पुलिस और इंतजामिया ने मिलकर इस सूरत हाल को अच्छी तरह संभाला और सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। ओवैसी कह रहे हैं कि ये दंगा जो होता है इससे बीजेपी और जेडीयू दोनों को फायदा होती है। आखिर इतने साल से मुख्यमंत्री नीतीश जी ओवैसी बताइए क्या MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। आप कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जब बताइए तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला, यहाँ क्या उनका है, कुछ है। तो ये तो बाजाबता उनके खास है। जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहता, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। समय मांगा था आपसे? पहले हम अलग हुए थे तब हमने मना किया ना।
केरल में ट्रेन में आग लगाकर 3 लोगों को जिंदा जलाने के मुलजिम शाहरुख सैफी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी से पकड़ा गया। मुलजिम को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र एटीएस और मरकजी जांच एजेंसी ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने बताया कि ट्रेन में आग लगाने के दौरान मुलजिम को भी चोटें आई थी। उसी के इलाज के लिए वो रत्नागिरी सिविल अस्पताल पहुंचा था। पुलिस ने उसे मंगल और चाशुम्बे की रात के दरमियान पकड़ा था। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने मुलजिम को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत, रेलवे, पुलिस फोर्स और एनआईए का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में 6 महीने बाद कोरोना के नए मामले 4000 से ज्यादा आए हैं। मंगल के रोज मुल्क में 4435 में मामले मिले, जबकि 15 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 28 सितंबर को 4271 मामले सामने आए थे। इस दौरान 2508 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। फिलहाल मुल्क में 23,091 एक्टिव केसेस हैं। ये 18 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। तब 23,376 लोगों का इलाज चल रहा था। बीते 24 घंटों में कोरोना से हुई 15 अमवात में से 4 सिर्फ महाराष्ट्र में हुई हैं, जबकि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका और पुडुचेरी में एक शख्स की मौत हुई है। इनके अलावा केरल से 4 लोगों की मौत दर्ज की गई, लेकिन ये बैकडेट में है, यानी ये अमवात पहले कभी हुई है जिन्हें आज दर्ज किया गया। अब बात सोने के प्राइजेस की। गोल्ड ने चारशुंबा यानी 5 अप्रैल को नया रिकॉर्ड बनाया है। 10 ग्राम सोने के दाम बढ़कर 61,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। ये अब तक का ऑल टाइम हाई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में सोना 1262 रुपए महंगा होकर 60,977 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले 31 मार्च को सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 59,751 रुपए फी 10 ग्राम पर पहुंच गया था। इसके अलावा चांदी भी 74,000 के पार निकल गई है। IBJ के मुताबिक आज सराफा बाजार में चांदी 2,822 रुपए महंगी होकर 74,522 रुपए पर पहुंच गई है। फोर्ब्स ने मंगल के रोज यानी 4 अप्रैल को दुनिया के अरबपतियों की 37वीं सालाना लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने लगातार दूसरे साल टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। वो 2023 में 83.4 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ 90वें मुकाम पर रहे, जबकि 2022 में 90.7 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ वो 10वें पायदान पर थे। एशिया में मुकेश अंबानी सबसे अमीर शख्स है। लिस्ट में इस साल मुकेश अंबानी माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव बॉलमर, गूगल के लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और डेल टेक्नोलॉजी के माइकल डेल से ऊपर है। इसराइल में यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में चारशुम्बे के रोज पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। पुलिस के मुताबिक कुछ फिलिस्तीनियों ने खुद को पटाखों, लाठियों और पत्थरों के साथ मस्जिद में बंद कर लिया था और बाहर बैरिकेडिंग लगा दी थी। इसके बाद पुलिस फोर्स को उन्हें रोकने के लिए मस्जिद में घुसना पड़ा। पुलिस ने बताया कि मस्जिद में दाखिल होते ही नकाबपोश मुजाहिरीन ने उन पर पत्थर और पटाखों से हमला कर दिया। इस दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। फिलिस्तीनी गवाहों ने कहा कि रमजान के महीने में इसराइल पुलिस ने उन पर ग्रेनेड और आंसू गैस से हमला किया, जिससे उनका दम घुटने लगा। झड़प में 14 लोग जख्मी हुए हैं। ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की ताजपोशी के लिए इनविटेशन कार्ड की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस इनविटेशन कार्ड पर कैमिला के लिए क्वीन कॉन्सॉर्ट की जगह क्वीन टाइटल का इस्तेमाल किया गया है। बकिंगम पैलेस की तरफ से मंगल को यह कार्ड जारी किया गया था। इसमें ताजपोशी सेरेमनी के लिए नए किंग और क्वीन की तरफ से इनविटेशन भेजा गया है। इसके अलावा किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले रॉयल स्टैम्प
भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद इन स्टैम्प्स की कीमत बढ़ गई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।